हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोहर मॉडल की। तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी रदरफोर्ड के मॉडल की, जो कि काफ़ी हद तक सक्सेसफुल था, बट उसके दो ड्रॉबैक्स थे जिनकी हमने बात की थी। तो अब हम बात करेंगे, जब रदरफोर्ड का मॉडल जब अनसक्सेसफुल हो गया तो फिर बोर मॉडल आया। नील बोर ने अपना एक मॉडल दिया, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट उससे पहले हम दो छोटे छोटे टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है एटॉमिक नंबर और दूसरा है मास नंबर। एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर को ए से। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। जैसे कोई भी एलिमेंट है जिसका मास नंबर यहाँ और एटॉमिक नंबर ये होगा। अब हमें पता है कि रदरफोर्ड ने हमें बता दिया था, या फिर डाल्टन ने, मान लो कि जो पॉजिटिव चार्ज है, हमें रदरफोर्ड ने बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर में रहता है। और पॉजिटिव चार्ज हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन का जीरो होता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर सेंटर में रहेगा, मतलब प्रोटॉन कहाँ रहेंगे, सेंटर में रहेंगे, ये हमें पता है। और अगर किसी भी एलिमेंट या किसी भी मैटर को, अगर या किसी भी एटम को मान लो, अगर उसको न्यूट्रल रखना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू होने चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होनी चाहिए। अगर इनमें अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और अगर प्रोटॉन ज़्यादा हो गए तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो न्यूट्रल की कंडीशन में ये होना बहुत ही ज़रूरी है। समझ आ रहा है। और चूंकि प्रोटॉन हैं वो कहाँ रहते हैं, सेंटर में रहते हैं, तो जो मास नंबर है ए, वो किससे डिफाइन होगा, ए होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। समझ आ रहा है। और जेड किससे होगा, जेड होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से। अब हमें पता है कि जो जेड का मतलब होता है परमाणु क्रमांक भी, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम इलेक्ट्रॉन को देख के जेड बता सकते हैं। अगर कोई भी न्यूट्रल है तो न्यूट्रल के लिए बता सकते हैं, बाकी नहीं बता सकते, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन से डिसाइड होता है। बट हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो इलेक्ट्रॉन को देख के बता सकते हैं जेड। जैसे कि हाइड्रोजन में प्रोटॉन एक और इलेक्ट्रॉन भी एक, तो इसका जेड कितना है, 1 है। वैसे सोडियम का कितना है, 11 है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन कितने हैं, 11 है। समझ आ रहा है। तो ये जेड कैसे निकाल लेंगे और ए कैसे निकाल लेंगे, मतलब मास नंबर और एटॉमिक नंबर कैसे निकलेगा, इसका ये छोटा सा फॉर्मूला है। अब हम एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, आइसोबार और आइसोटॉप्स। उसके बाद में हम बोर मॉडल की बात करेंगे। आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। मैंने जब आपको मोल की डेफिनेशन दी थी तब मैंने बोला था C12 जो ये कार्बन का आइसोटोप है। तो अब मैं बता देती हूँ कि आइसोटोप क्या होते हैं। आइसोटोप का मतलब होता है कि जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग हों। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग होंगे, इसका मतलब उनका ए क्या होगा, डिफर होगा, क्योंकि ए इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होंगे। अगर न्यूट्रॉन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो जाएंगे तो मास नंबर भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो जिनका मास नंबर डिफर हो, यहाँ लिख देती हूँ मास नंबर, जिनका मास नंबर डिफर हो बट जेड मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो। जिनका मास नंबर डिफर हो और जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, वो क्या होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं। और आइसोबार कौन से होते हैं, जिनका ए यानी मास नंबर तो क्या हो, सेम हो, बट जो जेड हो वो क्या हो, डिफर हो, वो क्या होंगे, आइसोबार्स होंगे। तो इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमें पता है कार्बन का C12, C13 और C14 ये एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। समझ आ रहा है। तो इनका इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने, 6, इसमें 7 और इसमें न्यूट्रॉन है 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं, इसलिए 12, 13 और 14, मतलब ए भी चेंज हो रहा है। ये ए ही तो होता है, बट जेड जो कि परमाणु क्रमांक है इनका, या
परमाणु एटॉमिक नंबर है वो क्या है इनका, सेम है। ऐसे ही बात कर लेते हैं इधर, नाइट्रोजन 14 और कार्बन 14। जैसे कार्बन 14 जो आइसोटोप है, अगर इसको हम नाइट्रोजन के साथ रिलेट करेंगे तो इन दोनों का क्या है, ए यानी मास नंबर तो क्या है, सेम है, बट इनका जेड क्या है, डिफर है। तो ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में आइसोबार। समझ में आ गया? ओके। तो अब हम बात करेंगे बोर मॉडल की। समझ में आ गया? तो जब बोर ने अपना मॉडल दिया तो उस मॉडल के दो बेस थे। उन्होंने क्या सोच के अपना मॉडल दिया, उसके दो बेस थे। वो दो बेस क्या थे, मतलब दो आधार थे उनके एक्सपेरिमेंट के। पहला तो जो गलतियां रदरफोर्ड ने की, उन्होंने उन गलतियों को ध्यान में रख के अपना मॉडल दिया, ताकि मैं अगर वो गलतियां नहीं करूंगा तभी तो अच्छा मॉडल दे पाएंगे। तो उनका पहला बेस था रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। जो दो कमियां हमने बताई थी वो दोनों को उन्होंने ध्यान दिया और उसके बाद अपना मॉडल दिया। और दूसरा बेस उनका ये था कि कोई भी मैटर प्लस रेडिएशन के बीच की जो भी अन्योन्य क्रिया होती है, जिससे कि किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल दो या इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में पता चलता है, उस चीज़ पे फोकस करके अपना मॉडल दिया। समझ में आ रहा है कि किसी भी मैटर पे अगर वो रेडिएट होगा तो उससे उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे क्या चेंजेस आएंगे, इन दोनों चीज़ों का उन्होंने ध्यान देख के अपना मॉडल दिया। तो जब बोहर अपना मॉडल दे रहे थे उस टाइम पे अलग अलग जगह पे और भी एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, तो उस टाइम पे दो बड़े एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स बाहर आए थे और उन रिजल्ट्स को भी उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया और उनका बहुत बड़ा हाथ है उनके एक्सपेरिमेंट के सफल होने के पीछे। सुना रहे, इनके एक्सपेरिमेंट में भी दोस्त थे, बट काफ़ी हद तक ये हमें जो क्लासिकल फिजिक्स थी, क्लासिकल से हमें क्वांटम फिजिक्स की तरफ ले गए। बोहर ही थे वो ले जाने वाले। ओके, तो अब हम इनके उस टाइम पे जो दो बड़े मॉडल्स के जो रिजल्ट आए थे वो कौन से थे, जो जिन्होंने बोहर की हेल्प की, उनके बारे में बात कर देते हैं। दो मॉडल्स जिनकी बोहर ने हेल्प ली थी, पहला था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो मैंने बताया था ना कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सिलरेट, चक्कर काटते टाइम अगर एक्सिलरेट हो रहा है तो वो कुछ रेडिएशन इमिट करेगा। तो उस टाइम पे इन्हीं रेडिएशन से रिलेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ड्वेल नेचर एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं वो ड्वेल नेचर होती हैं। क्योंकि पहले न्यूटन ने बहुत पहले ये बात बोल दी थी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उनका नेचर कणीय होता है, पार्टिकल होता है उनका नेचर। तब तक वेव नेचर होता है ये किसी को नहीं पता था। बट जब बोहर अपना मॉडल देने वाले थे उस टाइम पे ये एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आ गया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो रेडिएशन होती है उनका ड्वेल दो तरीके का नेचर होता है, वेव नेचर और ड्वेल नेचर। क्या था कि वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। समझ रहा है? और दूसरा एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रम पे एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था, तो उसका रिजल्ट की जो एक्सप्लेनेशन है वो तब भी हो पा रही थी अगर हम ये अज्यूम करें कि जो भी किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ना क्वांटाइज फॉर्म में होते हैं। किस में होते हैं? क्वांटाइज फॉर्म में होते हैं, मतलब उनका एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल होता है। अगर उसको कंसिडर करेंगे तभी एटॉमिक स्पेक्ट्रम का जो एक्सपेरिमेंट था ना उसकी एक्सप्लेनेशन हो रही थी। तो इन दोनों चीज़ों का यूज करते हुए बोर ने अपना मॉडल दिया। तो बोर के मॉडल से पहले हम ये जो ड्वेल नेचर वाला एक्सपेरिमेंट है इसकी बात करेंगे, और जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा था उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो ड्वेल नेचर था उसके बारे में बात करेंगे कि वेव नेचर किसने बताया और पार्टिकल नेचर किसने बताया। ओके,
अब इसको हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं वेव नेचर के बारे में। तो 1870 में जेम्स मैक्सवेल ने सबसे पहले बताया 1870 में कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं उनका वेव नेचर भी होता है। किसने बताया? जेम्स मैक्सवेल ने। कोई भी आवेशित मास अगर मोमेंट करना चाह रहा है तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव की फॉर्म में ही कैसे करेगा? मोशन करेगा। अगर कोई भी चार्ज मास मोशन करना चाह रहा है तो वो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक वेव फॉर्म में ही कर सकता है, और इसी को उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला। क्या बोला? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उन्होंने बोला। समझ आ गया? अब इनसे पहले क्या है कि न्यूटन ने बता दिया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं वो कणीय मतलब पार्टिकल फॉर्म में होते हैं। बट मैक्सवेल ही वो पहले आदमी थे जिन्होंने कहा कि नहीं, ये वेव फॉर्म में मोमेंट करता है, और वो भी किस टाइप की वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म में। समझ आ रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म में सबसे पहले किसने बताया? जेम्स मैक्सवेल ने ये बात बताई। इन्होंने बोला कि जो भी चार्ज मास अगर मोमेंट करेगा तो उसका मोमेंट करने के लिए जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक जो वेव है वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मोमेंट करेगी। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उन्होंने क्यों बोला? उन्होंने कॉम्प्लेक्स फॉर्म इसलिए बोला कि जैसे ये कोई एक्स डायरेक्शन है और कोई ये वाई डायरेक्शन है, तो एक्स डायरेक्शन में तो ऐसे तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा, और ऐसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड चलेगा, और दोनों फील्ड आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। पहला रीज़न ये दिया कि कॉम्प्लेक्स मोमेंट क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रिकल और जो मैग्नेटिक फील्ड हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलते हैं। समझ आ रहा है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलेंगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला है कि जैसे साउंड वेव्स और जैसे वाटर वेव, पानी में जो वेव चलती है या जो साउंड वेव होती है, उनको हमेशा क्या होती है? एक मीडियम की ज़रूरत होती है। बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है, बिना मीडियम के भी चल सकती हैं। समझना पॉइंट उन्होंने दिया कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे इतनी बात हुई तो खूब सारी स्टडीज़ की गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे पर्टिकुलरली, और लोगों ने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अकेली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, बल्कि उसमें कई टाइप की वेव्स हैं। और जब कई टाइप की वेव हैं मतलब एक पूरा स्पेक्ट्रम है, पूरा एक स्पेक्ट्रम है जिसमें अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनका वेवलेंथ अलग अलग है, इसलिए वो अलग अलग हैं। जैसे एग्जांपल दे देती हूँ कि रेडियो वेव्स पता है आपको? FM और AM होते हैं, जिसके 2 पार्ट होते हैं, FM और AM, जो कि प्रसारण में काम आता है, और इसकी रेंज होती है 10⁶ हर्ट्ज। इसमें दूसरा माइक्रोवेव्स, जो कि गर्म करने के काम आती है, जैसे कि हमारे ओवन वगैरह में होती है, वो माइक्रोवेव्स होती हैं। माइक्रोवेव ओवन बोलते हैं जिसको, गर्म करने के लिए यूज़ आती हैं, 10⁻10 हर्ट्ज पे काम करती हैं। तीसरी होती है इंफ्रारेड, जो कि 10⁻13 हर्ट्ज पर होती हैं, और इंफ्रारेड। फिर फोर्थ होती हैं अल्ट्रा वायलेट, जो कि सन जो रेडिएशन आती है उसी का एक पार्ट होती हैं। ये 10⁻16 हर्ट्ज, और इन दोनों के बीच में होती हैं विजिबल,
वेव्स सिर्फ यही एकमात्र ऐसी हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, बाकी इन सब के लिए पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स ये होती हैं 10⁻15 हर्ट्ज पर। समझ में आ रहा है? इनके बारे में हम आगे और अलग अलग चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। फिर फोर्थ पॉइंट उन्होंने ये दिया कि कॉम्प्लेक्स क्यों होती हैं, क्योंकि इन जो वेव्स को मापने के लिए एक पर्टिकुलर मात्रकों की ज़रूरत है, और SI मात्रक में इन वेव्स को मापने के लिए हर्ट्ज, जो वेव्स को मापने के लिए मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। मैंने आपको बताया भी है, 7 SI के में से एक हर्ट्ज भी है, और हर्ट्ज के अलावा भी सेंटीमीटर इन्वर्स और मीटर इन्वर्स में भी इन वेव्स को मापते हैं। ये SI मात्रक नहीं है, बट इनको यूज़ किया जाता है। ओके, समझ में आ गया? अब हम बात करेंगे कि पार्टिकल नेचर के बारे में किसने बताया, क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुए। अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसका चाहे लैम्डा कुछ भी हो, अगर वो निर्वात में मोमेंट कर रही है, अगर वो निर्वात में अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही अगर मोमेंट कर रही हैं, तो उनकी स्पीड सेम होगी। सबकी स्पीड क्या होगी? सेम होगी। और वो स्पीड क्या होगी? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी, जो कि यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। समझ आ रहा है? और इसी वेव नेचर की वजह से आज हम व्यतिकरण और विवर्तन को समझाने में सक्षम हैं। व्यतिकरण और विवर्तन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के वेव नेचर की वजह से ही समझा पाए हैं। समझ आ रहा है? अब हम बात करते हैं पार्टिकल नेचर की, कि पार्टिकल नेचर के बारे में किसने बताया और इसकी नीड कैसे फील हुई, हमें कैसे ये सोचने पे मजबूर किया कि वेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो वेव के अलावा पार्टिकल नेचर में भी एग्जिस्ट करती हैं। पार्टिकल नेचर के बारे में हमें बताया प्लांक ने, और इसकी नीड क्यों फील हुई? क्योंकि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और लाइन स्पेक्ट्रम वो है जो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में है। और अगर सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाया जाए, अगर सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करें, तो उनकी जो हीट कैपेसिटी में जो चेंज आता है उसको भी वेव नेचर नहीं बता पाया। हीट कैपेसिटी, जिसको ऊष्माधारिता कहते हैं। इन चारों पॉइंट्स को जब वेव नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्योंकि इन सब में रेडिएशन निकल रहा है, तो इन सब को वेव नेचर डिफाइन नहीं कर पाया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर लोगों के दिमाग में क्लिक किया कि हो सकता है ना कि ड्वेल नेचर हो, कि सिर्फ वेव फॉर्म में नहीं पार्टिकल फॉर्म में भी निकल रहा हो। इसकी वजह से पार्टिकल नेचर की खोज हुई, जो कि प्लांक ने बताई। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या था। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में था कि 1900 ईस्वी पूर्व प्लांक ने, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्यों होता है, प्लांक ने सबसे पहले इसका ऑथेंटिक जस्टिफाई करने वाला एक रीज़न दिया। और वो रीज़न क्या था? उन्होंने कोई भी सॉलिड को जब हीट करते हैं तो एक लॉन्ग रेंज के लॉन्ग रेंज वाले लैम्डा रेडिएशन को उत्सर्जित करता है। उन्होंने क्या बोला कि कोई सॉलिड को जब हीट करते हैं तो वो एक लॉन्ग रेंज वाले लैम्डा विकिरणों को उत्सर्जित करता है। समझ में आ रहा है? तो वो एक्चुअल में कहना ये चाहते थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। उन्होंने क्या किया कि एक लोहे की छड़ली,
लोहे की छड़ ली, उसको उन्होंने हीट किया, खूब टेम्परेचर पे हीट किया। जब उन्होंने हीट किया तो उसका हल्का लाल रंग हो गया, उसका हल्का लाल रंग हो गया। फिर उन्होंने क्या किया कि और टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर और बढ़ाया तो वो गहरा लाल हो गया। फिर उन्होंने और टेम्परेचर बढ़ाया तो सफ़ेद रंग का हो गया, जो छड़ थी वो सफ़ेद रंग की हो गई। फिर उन्होंने और टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ, वो नीले रंग की हो गई। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जो लाल और जो नीला है, इस लाल वाले की फ्रीक्वेंसी तो क्या होती है, लो, और नीले रंग की क्या होती है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है। समझ आ रहा है? क्योंकि इसका लैम्डा धीरे धीरे, लैम्डा पहले ज़्यादा था और फिर धीरे धीरे लैम्डा कम हो गया। और हमें पता है कि लैम्डा इन्वर्सली होता है फ्रीक्वेंसी के। नहीं पता तो आगे ये चीज़ें आएंगी। समझ आ रहा है? तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि जो लाल रंग है उसकी आवृत्ति कम है और जो नीला रंग है उसकी आवृत्ति ज़्यादा है, क्योंकि खूब देर तक टेम्परेचर दिया, मतलब कम आवृत्ति में ये आ गया, और ज़्यादा आवृत्ति मतलब बार बार किसी चीज़ को रिपीट करते हैं, 1 सेकंड में वो चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है उसी को तो आवृत्ति कहते हैं। तो टेम्परेचर को जब बार बार दिया तो वो नीले रंग की होगी। तो लाल रंग की आवृत्ति कम और नीले रंग की आवृत्ति ज़्यादा होती है। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया और उन्होंने बोला कि जो लाल रंग है मतलब एक लॉन्ग रेंज का लैम्डा उत्सर्जित कर रहा है, तो यहाँ पे लैम्डा ज़्यादा है और यहाँ पे लैम्डा कम हो गया। समझ आ रहा है? ब्लैक बॉडी कहा किसको था, जिस पे एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं हम, ब्लैक बॉडी, उन्होंने उसको कहा, ब्लैक बॉडी का मतलब होता है ऐसा कोई भी पदार्थ जो किसी भी रेंज की रेडिएशन को अवशोषित कर ले या उत्सर्जित करे, किसी भी रेंज की, मतलब सब रेंज को एब्जॉर्ब और इमिट करे, उसी को क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी कहते हैं। समझ आ रहा है? अब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बताया कि जो मिनिमम रेडिएशन को जो एब्जॉर्ब करते हैं, उस मिनिमम रेडिएशन को इन्होंने बोला क्वांटम। जो मिनिमम रेडिएशन होती है जिसको एब्जॉर्ब करता है कोई भी पार्टिकल या कोई भी मैटर, उसको क्या उन्होंने क्वांटम नाम दिया। और जो क्वांटम की जो एनर्जी है उन्होंने उसको ई प्रोपोर्शनल टू न्यू किया, मतलब अगर हम आवृत्ति को बढ़ाएंगे तो उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्योंकि उन्होंने आवृत्ति की बात की थी, जैसे जैसे आवृत्ति ज़्यादा कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी भी बढ़ रही है, ये बात उन्होंने की थी। और उन्होंने दिया था E = h², जहाँ h को हम क्या बोलते हैं, प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, h की वैल्यू। समझ आ गया? ओके, तो बाकी हम जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।